सुमित्रा जब बहू थी तो सास के रौब दाम में दबी डरी सहमी रहती थी। उसने सोचा जब वो सास बनेगी तो अपने सब अरमान पूरे कर लेगी, लेकिन सास बनकर भी बेचारी का दर्जा वहीं का वहीं रहा। क्या यह नए जमाने का दस्तूर था? सुमित्रा की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ आया था। वो हड़बड़ा कर उठी। अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ेगी। अरे वो महारानी, अभी उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आध नौकर लेकर आना था। फिर से उनका बड़बड़ाना शुरू हो गया था। इतने बच्चों को कौन संभालेगा? इनका बाप सारा चिंता छोड़कर परदेश में जाकर बैठा है। न जाने कौन सी पढ़ाई है जो शैतान की आंत की तरह खत्म ही नहीं हो रहा है, और अपने पूरे परिवार को ला पटका है मेरे सिर पर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सुमित्रा झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सभी सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। उनका नाश्ता पैक करके दे दिया। उन्हें स्कूल की बस पर चढ़ाकर लौटी तो थक कर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक नहीं पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही नहीं थी। बचपन से ही वो दूध की शौकीन थी। उसके मायके के घर में गाय भैंस बंधी रहती थी। दही दूध की कोई कमी नहीं थी। जब वो ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला, लेकिन शहरों में दूध खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद सुमित्रा में फिर कभी मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में काम वाली थी, पर जब वो काम से छुट्टी करती तो सुमित्रा को उसका काम संभालना पड़ता था। काम वाली नहीं आती तो सब सुमित्रा का मुंह जोहते रहते और वह झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। सुमित्रा के अलावा दो देवर देवरानियां भी थीं, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थी और सास के गुस्से का वो बिल्कुल परवाह न करती थी। तकरीबन रोज वो काफ़ी बन ठन कर सैर सपाटे पर चल देती। कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। सुमित्रा का भी बड़ी मन करता था कि वो घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था, पर उसके पास पैसा नहीं था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन यह कहकर गया था, तुम कुछ दिन यही मेरे माता पिता के पास रहो। तकलीफ तो होगी पर थोड़े ही समय के लिए। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी और नौकरी लग जाएगी। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा और फिर हमारे दिन फिर आ जाएंगे। सुमित्रा मान गई थी। इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना अनिवार्य था। उसके भविष्य का सोचकर वो तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दे दी थी, लेकिन वो उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कीड़े दागती रहती। वो उसके लिए काम खोज खोज कर निकालती थी। वो जरा भी सुस्ताने बैठती कि उनकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं है, कम से कम बहू से ही घर का काम करवाकर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए। इस महंगाई के ज़माने में 4-4 प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल की बात तो नहीं थी। महीने में एक दिन सुमित्रा को छुट्टी मिलती कि वो पास गांव में अपने माता पिता से मिल लाए। उसके बच्चे इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से ले लेना। साल में एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में सुमित्रा को अपने मायके जाने की अनुमति मिलती थी। वो दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते थे। गांव की खुली हवा में वो अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। वो अपने बच्चों के साथ खुद भी बच्चा बन जाती। वो घर के एक काम को हाथ न लगाती, बात बात पर ठुनकती, थाली में अपनी पसंद का खाना न देखकर उठ जाती।
उसके माँ बाप उसकी मजबूरियों को जानते थे, उसकी तकलीफ को उन्हें अंदाजा था। वो उसका मान सम्मान करते और उसकी मदद करते थे। चलते वक्त उसके और उसके बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा देते। सुमित्रा को भेंट में एक आध छोटा मोटा गहना गड़वा देते। जब वो माँ बाप की दी हुई वस्तुएं अपनी सास को दिखाती तो वो अपना मुंह सिकोड़ कर कहती, बस इतना सा ही दिया है तुम्हारे माँ बाप ने। यह जरा सी मिठाई तो एक ही दिन में चट कर जाएंगे ये बच्चे। और ये साड़ी लगती तो नहीं कि असली जरी की है। और यह गहना, महारानी यह मेरी बेटी को न दिखाना, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएगी कि उसे भी ऐसा ही हार बनवा दूं। और यह मेरे बस का नहीं है। सुमित्रा को लाचारी से अपना हार बक्से में बंद करके रखना पड़ता और बातें वो बर्दाश्त कर लेती थी। पर जब खाने पीने के बारे में उसकी सास तरफदारी करती तो उसके आंसू बरबस निकल आते। घर में जब भी कोई अच्छी चीज बनती तो पहले ससुर और बेटों के हिस्सों में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाई या अन्य पकवान खत्म हो जाता और सुमित्रा के बच्चे निहारते रह जाते, उन्हें कुछ नहीं मिलता। सुमित्रा के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे कोई पानी तक नहीं पूछता और यह सब बात उसे अखरती थी। एक बार सुमित्रा बुखार में तप रही थी, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की थी। जब उससे रहा न गया तो वो धीरे धीरे चलकर रसोई तक आई। उसने कहा, माँ जी, एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मुझसे अब खड़ा नहीं रहा जा रहा। दूध? सास ने तो मुंह भिचकाकर कहा, अरे बहू, यहाँ दूध अंजन लगाने तक को नहीं मिलता है। तुम गिलास भर दूध पीने की फरमाइश कर रही हो। कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूं। नहीं, रहने दीजिए। उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आग्रह करके उसके घर में एक गाय भेज दी। अरे बाप रे, यह क्या? बहू, इस गाय का सानी पानी कौन करेगा? इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होगा। आप चिंता न करें माँ जी, मैं सब कर लूँगी। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात बता देती हूँ कि घर में गाय आई है तो दूध सभी लोग पियेंगे। यह नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ दूध अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। ठीक है माँ जी। सुमित्रा ने बेमन से सिर हिलाया। घर के काम के अलावा गाय के सानी पानी करके वो बुरी तरह थक जाती थी, पर और कोई इलाज भी तो नहीं था। दिन गिनते गिनते वो घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति रजनीश लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वो अपने परिवार को लेकर वहां चला गया। कुछ साल सुमित्रा के वहां सुख से बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ता चला गया। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी 2 बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली। एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक रजनीश का देहांत हो गया। सुमित्रा पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वो अपने दुखों से उबरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वो और उसका बेटा कुणाल रह गया था। सुमित्रा उसके पीछे पड़ी थी कि वो शादी कर ले। अकेला घर भाई भाई करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोते पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या ज़रूरत है? अपने दिन मज़े से कट रहे हैं ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होना ज़रूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तेरी पत्नी आकर अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं भी चैन से जी सकूंगी। कुणाल थोड़े दिन टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी ज्योति का रिश्ता आया तो वो मना नहीं कर सका। जब उसने ज्योति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप, मानो सोने पे सुहागा। सुमित्रा ने जरा आपत्ति की, शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ माँ, हमें उनके पैसों से क्या लेना देना? बहू गुस्से वाली नकचढ़ी हुई तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि उसे पैसे की घमंड हो। आप बेकार की मन में बहन मत पालो और सोचो, यदि गरीब घर की लड़की हुई तो वो अपने परिवार की समस्याएं भी साथ लाएगी। हमें उनसे भी जूझना पड़ेगा। सुमित्रा ने हथियार डाल दिए। वाह सुमित्रा, तेरे तो भाग खुल गए। उसकी सहेलियां खुश हो रही थी। बहू मिली खूब सुंदर और साथ में दहेज इतना लाई है कि तेरा घर भर गया।
सुमित्रा भी बड़ी खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका भय दुरुस्त था। ज्योति माँ बाप की लाडली नाजों से पली बेटी थी। वो बात बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपनी मनमानी न होने पर भूख हड़ताल कर देती, मौन व्रत धारण कर लेती, कोप भवन में जाकर बैठ जाती और घर के सबके हाथ पांव फूल जाते। कुणाल हमेशा बीबी का मुंह जोता रहता था और सुमित्रा को भी सदा फिक्र लगी रहती थी कि पता नहीं किस बात को लेकर बहू बिदक जाए और घर की सुख शांति भंग हो जाए। बहू के हाथों में घर की बागडोर सौंप कर सुमित्रा यह सोचकर निश्चिंत हो गई कि अब वो अपने सब अरमान पूरे करेगी। वो भी अपनी हम उम्र स्त्रियों की तरह पोते पोती गोद में खिलाएगी, घूमेगी फिरेगी, मन हुआ तो किटी पार्टी में भी जाएगी, ताश भी खेलेगी। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। अब वो अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आजाद पंछी की तरह। कुछ दिन आराम से बीते, पर शीघ्र ही उसे अपने कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। ज्योति ने अनभियत हाथों से घर चलाने की कोशिश तो की, पर उसे किफायत से घर चलाने का गुण मालूम नहीं था। वो एक बड़े घर की बेटी थी। महीने भर चलने वाला राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। नौकर चाकर अलग लूट मचाते रहते थे। आए दिन घर में छोटी मोटी चोरी करते और चंपत हो जाते। धीरे धीरे घर में एक बदलाव आया। ज्योति के 2 बच्चे हो गए। अब वो जरा जिम्मेदार हो गई थी। हार कर सुमित्रा को फिर से गृहस्थी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। वो चूल्हे चौके के फिक्र में लगी और उसकी बहू आज़ादी से विचरने लगी। ज्योति ने एक किटी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब उसकी मेजबानी करने की बारी आती और सखियां उसके घर पर एकत्रित होती तो वो सारा सिर घर पर उठा लेती, कमसीन लड़कियों की तरह उधम मचाती और सुमित्रा से बड़ी बेबाकी से तरह तरह के खाने पीने की फरमाइश करती। शुरू में तो सुमित्रा को ये सब बहुत सुहाता था, पर धीरे धीरे वो उब गई थी। उसे मन ही मन लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसका बेटा दिन भर अपने कामों में व्यस्त है, बहू है कि वो अपनी मौज मस्ती में है, और सुमित्रा घर की समस्याओं को लेकर लस्त पस्त है। दिन पर दिन उसकी बहू सहजोर होती जा रही थी और सुमित्रा मुंह खोलकर कुछ कह भी नहीं सकती थी। ज्योति की आदतें बड़ी अमीराना था। उसकी सुबह उठते ही बेड टी पीने की आदत थी। अगर सुमित्रा न बनाए और नौकर ना हो तो यह काम झक मारकर उसके पति कुणाल को करना पड़ता था। इस बात से सुमित्रा को बड़ी कोफ्त होती थी। ऐसी भी क्या नवाबी है कि उठकर अपने लिए एक कप चाय भी ना बना सके। वो नाक भौं सिकुड़ते हुए अपने पति को अपना टहलुआ बना डाला। बहू होकर उसे घर भर की सेवा करना चाहिए, पर यहाँ सारा घर उसी की ताबेदारी में जुटा रहता है। यह अच्छी उल्टी गंगा बह रही है। एक आध बार उसने ज्योति को प्यार से समझाने की कोशिश भी की। बहू, कितना अच्छा हो कि तुम सुबह सवेरे उठकर अपने पति को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाओ। चाहे घर में 1000 नौकर हो, पति को अपने पत्नी के हाथ की चाय अच्छी लगती है। ज्योति ने मुंह बनाकर कहा, माँ जी, यह मुझसे नहीं होगा। मुझसे बहुत सवेरे उठा नहीं जाता। मुझे कोई बिस्तर पर ही चाय का प्याला पकड़ा दे तभी मेरी आँख खुलती है। चाहे घर में मेहमान भरे हों, चाहे कोई भी आए जाए, इससे ज्योति को कोई सरोकार नहीं था। और सुबह उठकर जॉगिंग करती या हेल्थ क्लब जाती, लंच तक सैर सपाटे करती, कभी ब्यूटी पार्लर जाती, कभी शॉपिंग करती। दोपहर में घर में उसकी सहेलियां इकट्ठी होती, ताश का अड्डा जमता। वो सारा दिन हाहा ही करती रहती और रह रहकर उनकी चाय पकौड़ी की फरमाइश। सुमित्रा दौड़ते दौड़ते हलकान हो जाती थी। उसे अपने कामों के लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। वो मन मन कुढ़ती, पर वो फरियाद करे भी तो किससे। कुणाल भी तो बीबी का दीवाना था। वो उसके बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे घर में एक बदलाव आया। ज्योति के 2 बच्चे हो गए। अब वो जरा जिम्मेदार हो गई थी। उसने घर की चाबियां हथिया ली, नौकरों पर नियंत्रण करने लगी। स्टोर रूम में ताला लग गया। वो एक एक पाई का हिसाब रखने लगी। इतना ही नहीं, वो घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखने लगी। बच्चों को जंक फूड खाना मना था। घर में ज्यादा तली हुई चीजें नहीं बनती। सुमित्रा की बुढ़ापे में जुबान चटोरी हो गई थी। उसका मन मिठाई वगैरह खाने को करता, पर ऐसी चीजें घर में लाना मना था। जब उसने अपनी बेटियों से रोना रोया तो उन्होंने उसे समझाया, माँ, इन छोटी छोटी बातों को अधिक तूल ना दो। तुम्हारा जो खाने का मन करे उसे तुम स्वयं मंगा कर रख लो और खाया करो। सुमित्रा ने ऐसा ही किया। उसने चैन की सांस ली और चलो देर सबेर ही सही, बहू को अकल तो आई।
अब वो भी अपनी बची खुची जिंदगी अपनी मन मर्जी से गुजारेगी, जहाँ चाहे घूमेगी फिरेगी, जो चाहे करेगी। पर कहाँ, उसके ऊपर 1000 बंदिशें लग गई थी। जब भी वो अपना कोई प्रोग्राम बनाती तो ज्योति उसमें बाधा डाल देती। अरे माँ जी, आप कहाँ चली? आज तो मुन्ने का जन्मदिन है और हमने एक बच्चों की पार्टी का आयोजन किया है। आप नहीं रहेंगी तो कैसे चलेगा? अच्छा, मुन्ने का जन्मदिन है, मुझे तो याद ही नहीं था। यही तो मुश्किल है आपके साथ, आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हैं। क्या करूं बहू, आप उम्र भी तो बहुत हो गई है। वही तो, उस दिन आप अपनी अलमारी खुली छोड़कर बाहर चली गईं। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई। किसी नौकर की नज़र पड़ी होती तो वो आपके रुपए पैसे और गहनों पर हाथ साफ कर चुका होता। बेहतर होगा कि आप इन गहनों को मुझे दे दें, मैं इन्हें बैंक में रख दूंगी। जब आप पहनना चाहें निकाल कर ले आऊंगी। ठीक है, पर अब इस उम्र में मुझे कौन सा सजना संवरना है। बहू, सब कुछ तुम्हें और नीला व सरला को दे जाऊंगी। एक बात और माँ जी, आप रसोई में ना जाया करें। उस रोज आपने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। रसोइया बड़बड़ा रहा था। अच्छा बहू, अब आँख से कम दिखाई देता है और कान से कम सुनाई देता है। आपके बगल में रखा टेलीफोन घनघनाता रहता है और आप फोन नहीं उठाती। हाँ, एक दिन कुणाल भी कह रहा था, माँ आपको पता नहीं क्या दिन पर दिन होता जा रहा है, आपकी याददाश्त एकदम कमज़ोर होती जा रही है। याद है उस दिन आपने हम सबको कितनी परेशानी में डाल दिया था। सुमित्रा ने अपराध भाव से सिर झुका लिया। उसे याद आया वो दिन जब हमेशा की तरह वो शाम को टहलने निकली और बेध्यानी में चलते चलते जाने कहाँ पहुँची। उसने चारों तरफ देखा तो जगह बिल्कुल अनजानी लगी। उसके मन में डर बैठ गया, अब वो घर कैसे पहुँचेगी। वो रास्ता भूल गई थी और चलते चलते बेहद थक भी गई थी। पास में ही सुमित्रा ने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे अपना पता याद न आया। वो अपने बेटे का नाम तक भूल गई थी। यह मुझे क्या हो गया है, उसने घबराकर सोचा। तभी वहाँ एक सज्जन आए, सुमित्रा को देखकर बोले, अरे माँ जी, आप यहाँ कहाँ? आप तो खार में रहती हैं, अंधेरी कैसे पहुँच गई? क्या रास्ता भूल गई हैं? चलिए मैं आप घर छोड़ देता हूँ। घर वाले सब चिंतित से बाहर खड़े थे। कुणाल उसे देखते ही बोला, माँ आप कहाँ चली गई थी? इतनी देर तक घर नहीं लौटी तो हम सबको फिक्र होने लगी। मैं अभी मोटरसाइकिल लेकर आपको ढूंढने निकलने वाला था। बस आज से आपका अकेले बाहर आना जाना बंद। जब कहीं जाना हो तो साथ में किसी को ले लिया करो। कुणाल उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुमित्रा की जांच की तो कुणाल से बोला, आपकी माँ को अल्जाइमर्स की बीमारी है। जिस तरह बुढ़ापे में शरीर अशक्त हो जाता है, उसी तरह दिमाग की कोशिकाएं भी कमज़ोर हो जाती हैं। यह बीमारी लाइलाज है, पर जान को खतरा नहीं है। बस जरा एहतियात बरतना पड़ेगा। न जाने कौन सी मेरी बीमारी है जिसका नाम आज तक भी नहीं सुना था। सुमित्रा ने चिढ़ कर सोचा। अब उसके बाहर आने जाने पर भी प्रतिबंध लग गया। सुमित्रा अब दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती। किसी को याद आ गया तो उसका खाना और नाश्ता उसके कमरे में ले आता। अक्सर ऐसा होता कि नौकर चाकर अपने काम में फंसे रहते और उसके बारे में भूल जाते। और तो और अब यह हाल है सुमित्रा का कि वो स्वयं भूल जाती थी कि उसने दिन का खाना खाया कि नहीं। अक्सर ऐसा होता कि उसके पास तिपाही पर चाय की प्याली रखी रहती और वो पीना ही भूल जाती। सुमित्रा को आज लग रहा था कि सास बनकर भी उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। यह मुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। वो मन ही मन घबरा रही थी। दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है। जब धुंध कभी हटती तो उसे एकाएक बात याद आती। उसे हठात याद आया कि एक बार ज्योति ने टमाटर का सूप बनाया था और उसे भी थोड़ा सा पीने को दिया। उसे उसका स्वाद इतना अच्छा लगा कि अरे बहू, थोड़ा और सूप मिलेगा क्या? उसने पुकार कर कहा। थोड़ी देर में रसोइया एक कप में उसके लिए सूप ले आया। सुमित्रा खुश हो गई। उसने एक घुट पिया तो लगा कि उसका स्वाद कुछ अलग है। उसने रसोइया से पूछा तो वो अपना सिर खुजाते हुए बोला, माँ जी सूप खत्म हो गया था। मेम साहब बोली कि अब दोबारा सूप कौन बनाएगा, सो उन्होंने थोड़ा सा टमाटर का सॉस गर्म पानी में घोलकर आपके लिए भिजवा दिया। सुमित्रा ने सूप पीना छोड़ दिया। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसने सोचा अगर उसने अपनी सास के लिए ऐसा किया होता तो
वे उसके साथ पूछते की खबर ले डालती। एक बार उसको फ्लू हो गया। 3-4 दिन बीत गए थे, उसके मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसे लगा कि वो थोड़ा गर्म दूध पिएगी तो उसे फायदा मिलेगा। वो धीरे से पलंग से उठी, घिसटती हुई रसोई तक पहुंची। बहू, एक प्याला दूध दे दो, इस समय वही पीकर सो जाऊंगी और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। दूध? ज्योति मानो आसमान से गिरी हो। ओहो माँ जी, इस समय तो घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। मैंने तो सारा दूध का दही जमा दिया है, कहिए तो बाजार से मंगा दूं। सुमित्रा बोली, नहीं, रहने दो। वो वापस अपने कमरे में आई। क्या सबके जीवन में यही होता है? उसने मन ही मन में कहा। वो हमेशा सोचती आई कि जब वो बहू से सास बन जाएगी तो उसका रवैया बदल जाएगा। वो अपनी बहू पर हुक्म चलाएगी और उसकी बहू दौड़ दौड़ कर उसका हुक्म बजा लाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। कहने को तो वो सास थी, पर उसके हाथ में घर की बागडोर न थी। उसकी एक न चलती थी, उसकी किसी को परवाह नहीं थी। वो एक अदना सा इंसान थी। कुणाल के प्रिय कुत्ते टाइगर से भी गई गुजरी थी। टाइगर की भी तबीयत खराब हो जाती तो उसे एक ऐसी कार में बिठाकर फौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता था। पर सुमित्रा बुखार में तपती रही तो उससे उसका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। वो अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष दे? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।